हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इस संरचना के आधार पर क्रिया टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले नए वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों। फर्स्ट है संयुक्त क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया। इन दोनों का हमने अध्ययन कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रेरणार्थक क्रिया की। तो इस प्रेरणार्थक क्रिया की शुरुआत करने से पहले दोस्तों देखिए, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया की डेफिनेशन देखो, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जब कोई भी कर्ता हो वो खुद कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करे, यानी खुद कार्य न करे, किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, यानी सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, बिल्कुल करता है इसमें सरपंच है। सरपंच ने ही तो गांव में तालाब बनवाया था, लेकिन सरपंच ने खुद नहीं बनाया वो तालाब तो मजदूरों ने बनाया। उस तालाब का निर्माण किसने किया? मजदूरों ने। यानी कि सरपंच ने जो तालाब बनवाया, तालाब तो सरपंच ने बनवाया था, लेकिन तालाब सरपंच ने बनवाया, उसका कार्य था वो किया मजदूरों ने। इसीलिए ये जो वाक्य है ये प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। यानी कि फिर से देखो, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा बताती हूँ। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, यानी किसी दूसरे से कार्य करवाए, वह ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने गांव में तालाब तो बनवाया, लेकिन सरपंच ने तो ओनली फॉर निर्देश ही दिया तालाब बनवाने का, लेकिन उसका जो काम है वो मजदूरों ने किया। मजदूरों ने ही उस तालाब का निर्माण किया। इसीलिए ये वाक्य है जो हमारा ये प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब कि पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। पूर्वकालीन क्रिया यानी इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। यानी कि जब वाक्य में दो क्रियाएं हो, कोई भी वाक्य हो उसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, उसमें दो क्रिया होती हैं, उनमें से जब एक क्रिया पहले संपन्न होती है, जो क्रिया पहले संपन्न हो जाती है उसी क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें जब कोई वाक्य हो उसमें दो क्रिया हो और उसमें एक क्रिया है वो पहले खत्म हो जाती है, तो उस क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिर से बता रही हूँ। जब वाक्य में दो क्रियाएं हो, एक क्रिया पहले संपन्न हो, उसी क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। नोट, इन क्रियाओं में लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। इन क्रियाओं में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे देखिए, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठ गया। यानी इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। एक तो
खेलकर, और दूसरा है पढ़ने बैठेगा। यानी कि खेलकर जो है, खेलकर जो क्रिया है ये है पढ़ने बैठेगा से पहले संपन्न हुई है, इसीलिए इस क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। वह पढ़कर सो गया। यानी इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, वह पढ़कर सो गया। एक क्रिया है वह है पढ़कर, दूसरी जो क्रिया है वो है सो गया। यानी कि इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, लेकिन पहले जो क्रिया संपन्न हुई है वो है पढ़कर। यानी सो गया से पहले हमारी पढ़कर क्रिया है वो संपन्न हो गई, इसीलिए इस पढ़कर शब्द को भी पूर्वकालीन क्रिया कहा जाएगा। नोट, पूर्वकालीन क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया कहलाता है। यानी पूर्वकालीन क्रिया का एक रूप होता है जो पूर्वकालीन क्रिया का एक रूप होता है जो वो तात्कालिक क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया होगा, फिर से बता रही हूँ। यानी इसमें पूर्वकालीन क्रिया का एक जो रूप होता है, इसमें एक रूप होता है पूर्वकालीन क्रिया में, वो तात्कालिक क्रिया कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संरचना के आधार पर पांचवा प्रकार इसका अध्ययन करते हैं कि कृदंत क्रिया क्या होती है। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय या कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत्य व प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी कृत्य और प्रत्यय, यानी कृत्य और प्रत्यय ये जो शब्द कृत्य और प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्दों का निर्माण होता है, यानी कि ये जो कृत्य और प्रत्यय शब्द मिलकर किसी वाक्य में कोई शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही कृदंत कहलाते हैं। यानी ये जो प्रत्यय है और कृत्य है, ये दोनों जुड़कर किसी भी शब्द का, किसी एक शब्द का, यानी कोई भी एक शब्द का कृत्य और प्रत्यय किसी एक शब्द का निर्माण करे, जुड़कर कोई भी किसी भी शब्द में जुड़कर एक शब्द का निर्माण करे, उसे ही कृदंत कहते हैं। ओके, और इसके आगे देखना क्रिया, यानी कि क्रिया, कृदंत क्रिया क्या है। क्रिया के शब्दों में अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया ही कृदंत कहलाती है। यानी शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से कोई भी शब्द हो, उसके अंत में प्रत्यय यानी कोई भी प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया के शब्दों के अंत में प्रत्यय का योग, यानी किसी भी क्रिया के अंत में प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। ओके, जैसे देखिए कृदंत क्रिया, चलना, चलता, चलकर। ये जो है ये चल जो है इसमें अंत में ये चल है, इसकी कृदंत क्रिया कैसे बनाई वो देखना। चल का चलना, चलता, चलकर, इसके उदाहरण हो गए। फिर देखना लिख, यानी लिख क्रिया है, इसकी कृदंत क्रिया कैसे बनाए। लिखना प्रत्यय लगाकर बनाई है। इसमें लिख का लिखना, लिखता, लिखकर। यानी कि चल जो है ये है क्रिया है, इसकी कृदंत क्रिया कैसे बनाई वो देखना। कृदंत क्रिया, ये चल तो अकेला क्रिया है, इसमें चलना, चलता, चलकर, ये कृदंत क्रिया के उदाहरण हैं। ओके, और दूसरा जो है हमारा वो देखिए लिख क्रिया है, इसकी कृदंत क्रिया लिखना, लिखता, लिखकर। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर इस वीडियो को कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। ओके दोस्तों, बाय।